हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि प्रीवियस ईयर सीटेट के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उन क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे, है ना। फ्रेंड्स, आज की यह जो वीडियो है ना, वह ऑल टीचिंग एग्ज़ाम यानी कि MP टेट, UP टेट, सुपर टेट, KVS, NVS, DSSB ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगी शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट के क्षेत्र में। ठीक है ना। चलते हैं अपने क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेव वाइगोस्की के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है। वाइगोस्की ने सुझाव दिया है कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वे कार्य शामिल हैं जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। वाइगोस्की बच्चों को एक कोरा कागज के रूप में देखते हैं। वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया है कि बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं। वाइगोस्की ने बच्चों की क्षमताओं को बहुत कम आंका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, वो पूछा है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार वो बच्चों के प्रति क्या विचार रखते हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन है, वाइगोस्की ने सुझाव दिया है कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वे कार्य शामिल हैं जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वाइगोस्की जो है निकट विकास का क्षेत्र दिए हैं, जिसमें इस पर जोर दिया गया है कि बच्चे जिस चीज़ को करने में असमर्थ हैं, यानी कि ऊपर के क्षेत्र में जिसको करने में वो असमर्थ होते हैं, लेकिन वह किसी की सहायता से थोड़ा सा अगर उनको थोड़ी सी सहायता दे दी जाए तो वह उस कार्य को करने में सक्षम हो जाते हैं। तो यहाँ पे यही तो ऑप्शन बता रहा है। वाइगोस्की ने सुझाव दिया है कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वे कार्य शामिल हैं जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। सहायता को इसके फोल्डिंग कहा जाता है। ठीक है ना, वाइगोस्की के फॉर्म में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्ची की जिगसॉ पहेली बनाने में मदद करती है। इशारे व संकेतों से। स्वतंत्र खोज, पाठ, उद्दीपन, अनुसरण। तो फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन बता रहा है कि बच्ची की जिगसॉ पहेली बनाने में मदद करती है ना, वह उसकी शिक्षिका। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बच्चों को मदद करना, इशारे व संकेत देना, ये लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का हिस्सा है प्रमुख। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे पाठ कहा जाता है, इंग्लिश में इसके फोल्डिंग कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन। एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। कारण है, बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो अभिकथन है वो बता रहा है कि एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। यहाँ पे व्यक्तिवादी तो होती है, लेकिन एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम नहीं होता है। हमारा जो सिलेबस है वह फ्लेक्सिबल होता है, मतलब व्यक्तियों की आवश्यकता के अनुरूप। उनमें बाल केंद्रित कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भी ध्यान रखा जाता है, उनकी क्षमताओं को भी ध्यान रखा जाता है। तो अभिकथन तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि कठोर पाठ्यक्रम को अनुसरण करने को बोल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारा पाठ्यक्रम फ्लेक्सिबल, लचीलापन होता है पाठ्यक्रम में, है ना। कारण है, बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रण होता है। करेक्ट, ये भी गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो कारण है वो भी गलत है। बच्चा सबसे अच्छा तभी सीखते हैं जब उन्हें स्वतंत्र रूप से किसी चीज़ को करने के लिए स्वतंत्रता दी जाती है, उन्हें खोज करने की स्वतंत्रता दी जाती है, तब सीखते हैं। शिक्षक उसमें नियंत्रण और तानाशाह देकर उसको मतलब कंट्रोल करके बच्चों को नहीं सिखाया जा सकता है सबसे अच्छा। ठीक है ना। तो यहाँ पे अभिकथन और कारण दोनों गलत हैं। चलते हैं, हमारा जो दोनों गलत होगा ऑप्शन उसी को सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करती है, बच्चों की भागीदारी न्यूनतम है, गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारा प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन पहला है कि शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करती है। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। उसमें बच्चों को ग्रुप लर्निंग करने के लिए, स्वतंत्र खोज करने के लिए, मतलब बच्चे पर ज़्यादा माइंडेस नहीं लगाना है, उन्हें रिसर्च करने दीजिए, उस खुद से सोचने दीजिए, मतलब बच्चों को ज़्यादा से कंट्रोल नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चों की भागीदारी न्यूनतम है, सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चे की भागीदारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसकी भागीदारी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। थर्ड है गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। फ्रेंड्स, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी गतिविधियों कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। और फोर्थ है प्रगतिशील शिक्षा में समय सारणी बैठने की व्यवस्था तय है, नहीं, बैठने की व्यवस्था तय नहीं है। बच्चा अपनी मर्जी के अनुसार कहीं भी बैठ के टीचिंग कर सकता है, कुछ भी पढ़ सकता है, लिख सकता है। ऐसा नहीं है कि तुम इस स्थान पे ही बैठोगे तो यही स्थान तुम्हारा है, इससे इधर उधर डोलोगे, हिलोगे तो दंड देना पड़ेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों की स्वतंत्रता, बाल केंद्रित शिक्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार अमृत नैतिक तर्क की किस अवस्था में आता है? सामाजिक व्यवस्था अनुविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। अमृत तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यह नैतिक विकास के 6 लेवल यानी कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास में से है, ठीक है ना। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत ये बताता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वह, मतलब जो इंसान है, जो मानव हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करता है तो हम कानूनों को बदल सकते हैं, लेकिन इसमें सभी की सहमति जरूरी है, ठीक है ना। तो यह नैतिक विकास का सबसे हाईएस्ट लेवल है। फ्रेंड्स, इसमें मानव मतलब इंसान यह सोचता है कि जो कानून है वह इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा ये है कि इंसान की ज़रूरतों को पूरा होना चाहिए और उनके हित में काम होना चाहिए। यदि कानून गलत है तो उन्हें बदला जा सकता है, ठीक है ना। हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। प्रकृतिवादी, भाषाई, अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन है कि हावर्ड गार्डनर का वह कौन सा सिद्धांत है जिसमें स्वयं को पहचानने और स्वयं को जानने में निहित होता है, वह कौन सी बुद्धि है, ठीक है ना। तो प्रकृतिवादी तो यहाँ पे होगा नहीं, प्रकृतिवादी का मतलब है कि जो नेचर को जानता हो, ठीक है। भाषाई जो लिंग्विस्टिक हो, जो मतलब अपनी किसी भी लैंग्वेज पर ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, लैंग्वेज में माहिर हो, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक, फ्रेंड्स यहाँ पे हिंदी में कन्फ्यूज़न होते हैं, अंतर्वैयक्तिक होगा या अंतःवैयक्तिक, ठीक है ना। तो इसका एक बार इंग्लिश हमें देख लेना चाहिए, क्या है कि इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, अंतःवैयक्तिक।
स्वयं को पहचानने, स्वयं को जानने, स्वयं की भावनाओं को समझने की योग्यता हावर्ड गार्डनर के अनुसार अंतःवैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, यह मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती। यह वाक्य क्या दर्शाता है? जेंडर भूमिका में लचीलापन, जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्थिरता। फ्रेंड्स यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता। जेंडर रूढ़िवादिता एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा वर्ड है ना, जिससे हम लड़कियों और लड़कों के उनके कार्यों के आधार पर उनका अलगापन करने लगते हैं। जैसे कि सिर्फ लड़कियां ही हैं जो कि घर का काम करेंगी, खाना पीना बनाएंगी, और जो लड़के हैं वो पढ़ाई करेंगे, स्पोर्ट खेलेंगे, मतलब खेलना और स्पोर्ट, कार चलाना, ये सभी लड़कों का काम है। और बच्चियों का काम है कि गुड़ियों से खेलना, खाना बनाना, मतलब कि उनके कार्यों के, लड़कियों को उनके विशिष्ट कार्य का निर्धारण करना, ये सभी जेंडर रूढ़िवादिता के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कक्षा में संस्कृति व भाषाई विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी? मानकीकृत व कठोर पाठ्यचर्या का पालन करना, प्रत्यक्ष निर्देश के तरीकों का उपयोग, कक्षा में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना, विभिन्नताओं को अभाव के रूप में न देखना। तो फ्रेंड्स यहाँ जो क्वेश्चन है ना वो ये बता रहा है कि यदि हम संस्कृति व भाषाई विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कक्षा में कौन सी नीति का पालन करेंगे। तो पहला ऑप्शन है कि मानकीकृत व कठोर दिनचर्या पाठ्यचर्या। हमें बच्चों के अंदर कठोर पाठ्यचर्या, मानकीकृत स्टैंडर्ड मानकीकृत पाठ्यचर्या को नहीं अपनाना है। बार बार बता रही हूँ कि यहाँ पे लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए, ठीक है ना, जिससे सभी विद्यार्थियों को समावेशन में मदद मिल सके। प्रत्यक्ष निर्देश के तरीकों का उपयोग, ये भी गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। कक्षा में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना। फ्रेंड्स यहाँ पे प्रतिस्पर्धा नहीं करना है, ठीक है ना, बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना को नहीं बढ़ावा देना है ना। विभिन्नताओं को अभाव के रूप में न देखना। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, कि जो विभिन्नताएं हैं उन्हें अभाव के रूप में न देखना बल्कि उनको रिसोर्स समझना, कि सभी बच्चों में जो विभिन्नताएं हैं, जो संस्कृति है, उनकी संस्कृति में जो उनके भाषा में विभिन्नता है ना, वो उसे कक्षा में रिसोर्स के रूप में देखना चाहिए, एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए, ताकि यदि बच्चे अपनी अपनी भाषाओं का, अपनी अपनी संस्कृतियों का एक्सप्लोर करेंगे ना कक्षा में, तो सभी भाषाओं का, सभी संस्कृतियों का वहाँ पे सभी बच्चों में डेवलप होगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए। योग्यता में क्रम में बच्चों को रैंक देने के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो हमारी NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ना, वह मूल्यांकन को ये प्रस्तावित करती है, शैक्षिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना। फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक बार सिर्फ औपचारिक परीक्षा, इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं कहती है। एक निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो मूल्यांकन है उसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह बताती है कि एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाना, कि बच्चा कितना सीखा है, किस रेंज में सीख रहा है, उसके सीखने की प्रक्रिया क्या है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा के लिए एक आवश्यक है विद्यार्थियों में क्षमता आधारित कठोर समूहन, व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान, विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा, वो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके बारे में रूढ़िवाद बनाना। तो समावेशी शिक्षा की आवश्यकता ये है कि
विद्यार्थियों में क्षमता आधारित कठोर समूहन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। समावेशी शिक्षा का मतलब है कि सभी के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा। व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान, तो फ्रेंड्स सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। समावेशन में सभी व्यक्तियों के, सभी बच्चों के उनकी व्यक्तिगत मतभेदों पर ध्यान देना है और उन्हें सम्मान करना है, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो सामान्य बालक हो, चाहे वो प्रतिभाशाली बालक हो, सभी को उनकी क्षमताओं, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान देना चाहिए। उन्हें उन्हें नज़र रखना चाहिए, उनकी आवश्यकताओं, उनकी क्षमताओं के अनुरूप उनकी शिक्षण रणनीतियों में सुधार करना चाहिए। समावेशी शिक्षा का मतलब ये होता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैकल्य की पहचान है? पठन वैकल्य का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जो बच्चा पढ़ने में कठिनाई महसूस कर रहा है, वह पढ़ नहीं पा रहा है, वह सही उच्चारण नहीं पढ़ पा रहा है, किसी चीज़ को उल्टा पढ़ता है, डी को वी पढ़ता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन देख लेते हैं। बी को डी के रूप में लिखना, 21 को 12, कम ध्यान अवधि और अधिक शारीरिक गतिविधि, बार बार स्वभाव बदलना, अपमानजनक व्यवहार। तो फ्रेंड्स पठन वैकल्य का मतलब हो जाएगा बी को डी के रूप में लिखना, 21 को 12 लिखना। फ्रेंड्स यदि बच्चा पढ़ेगा गलत ना तो वो लिखेगा भी गलत, जो पढ़ेगा उसी के अकॉर्डिंग तो वो लिखेगा ना। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो विद्यार्थी जिन्हें स्वलीनता है उनकी पहचान उनके सामने आने वाली किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है? अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती, एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में चुनौती, सूचना को याद रखने में चुनौती, स्थूल गत्यात्मक कौशल में चुनौती। तो फ्रेंड्स जो विद्यार्थी स्वलीन होते हैं, ठीक है, इसका इंग्लिश में मतलब ये हो जाता है ऑटिज्म। जो विद्यार्थी स्वलीन यानी कि स्वकेंद्रित, आत्मकेंद्रित, वह ज़्यादा दूसरों से घुल मिल नहीं पाते हैं, दूसरों से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, वह स्वयं में लीन रहते हैं, ज़्यादा सामाजिक नहीं होते, ज़्यादा सोशल नहीं होते, ज़्यादा मित्र नहीं बना पाते, ऐसे बच्चों को स्वलीन कहते हैं। तो स्वलीन का अर्थ हो गया कि जो बच्चे किसी भी मतलब दूसरों से घुल मिल नहीं पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, दोस्त नहीं कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो क्या उनके मित्र ज़्यादा बनेंगे? क्या नहीं ना, ठीक है। तो अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार मतलब कम्युनिकेट करने में कठिनाई महसूस करते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। फ्रेंड्स आज की यह वीडियो ना ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी होगी। फ्रेंड्स सभी टीचिंग एग्ज़ाम में जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है वो कॉमन रहता है और सभी टीचिंग एग्जाम्स में बाल विकास एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में देखा जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।